हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। और हम लोग आज फिर हाजिर हुए हैं स्टूडेंट्स कॉर्नर की एक नई वीडियो में, जहां पर हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज का जो टॉपिक है वो हमारे दो टॉपिक हैं। पहला है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा टॉपिक है हमारा होम रूल लीग। आज हम लोग इन दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। आज मैं हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात की जाए, प्रथम विश्व युद्ध की बात की जाए तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर शुरुआत बताऊं तो शुरुआत हुई थी इसकी 1914 से। 1914 से 1918 तक ये युद्ध चला था। और अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूं, तो एग्जैक्ट डेट है इसकी 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। ये इसकी एग्जैक्ट डेट्स हैं कि इस दिन से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था और इस दिन ये युद्ध जो है अंत हुआ था, खत्म हुआ था। इस दिन ये युद्ध खत्म हुआ था। अब अगर हम लोग आगे इसकी बात करें तो वैसे तो प्रथम विश्व युद्ध हमारे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब हमारा जो है ये प्रथम विश्व युद्ध भारतीय परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है इंडियन भारतीय आंदोलन में, है ना। भारतीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोग देखेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं इस प्रथम विश्व युद्ध की। तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मैंने आपको बताया है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दुनिया का महानतम युद्ध था। और हम लोग बात कर रहे थे इसका भारतीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या महत्वता है। मतलब अगर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो भाई हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्वता, इसकी महत्वता, इसकी महत्वता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इस युद्ध के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये दुनिया का महानतम युद्ध था, दुनिया का बहुत बड़ा युद्ध था, ये दुनिया का बहुत बड़ा युद्ध था, बहुत बड़ा युद्ध था। क्यों? क्योंकि ये जो है मित्र राष्ट्र, क्योंकि ये जो है युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। मित्र राष्ट्र अगर मैं बात करूं तो मित्र राष्ट्र की अगर हम लोग बात करें तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्रों में अगर मैं आपको बताऊं तो मित्र राष्ट्रों में जो मेन है, हालांकि बहुत थे लेकिन मेन की हम लोग बात करें तो मेन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, थर्ड है इटली, फोर्थ है रूस और 1917 में फिफ्थ नंबर 1917 में इसमें यूएसए भी जुड़ गया। 1918 में इसमें यूएसए भी जुड़ गया, ठीक। 1918 में इसमें यूएसए भी ऐड हो गया। अब अगर हम लोग धुरी राष्ट्रों की बात करें, सेंट्रल पावर्स की, इसको बोलते हैं एलाइड पावर्स, है ना, एलाइड कंट्रीज, इसको बोलते हैं सेंट्रल कंट्रीज। सो सेंट्रल कंट्रीज में अगर मैं बात करूं तो आपका आता है ऑस्ट्रिया, दूसरा आता है जर्मनी, तीसरा आता है हंगरी,
हंगरी, फोर्थ आता है हंगरी, और फोर्थ आता है आपका ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की, ऑटोमन साम्राज्य का मतलब है तुर्की। तो हम लोगों को, मैंने आपको बताया कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, हमको ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना ही इसमें बताऊंगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में आप लोग देख रहे होंगे ब्रिटेन, एक देश है ब्रिटेन, ठीक है। और जो आप उसमें देख रहे होंगे धुरी राष्ट्रों में, इधर देख रहे हैं ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो अब हुआ क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने भारतीय, जो भाई भारत में दो ही दल हुआ करते थे पावरफुल, भाई भारत में ब्रिटेन ने हेल्प मांगी थी, ब्रिटेन ने हेल्प मांगी थी किससे, आप लोग याद रखिएगा, ब्रिटेन ने हेल्प मांगी थी भारतीय लोगों से। भारतीय लोगों में भाई दो ही लोग यहां पर सरदार हुआ करते थे, एक थी कांग्रेस, ठीक है, और दूसरी थी मुस्लिम लीग, तो भाई जब कांग्रेस से उन्होंने बात की, ब्रिटेन के लोगों ने कांग्रेस से बात की, तो कांग्रेस ने तुरंत कहा कि हाँ हम समर्थन दे देंगे। भाई उनके कौन से बच्चे जा रहे हैं लड़ने, क्योंकि कांग्रेस में जो महान नेता हुआ करते थे, या तो वो डॉक्टर होता थे या अभिनेता नहीं, अधिवक्ता, वकील हुआ करते थे, या बिजनेसमैन हुआ करते थे, ये सब हुआ करते थे। और मुस्लिम लीग में भी बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, उनका भी हिसाब अलग था। तो कांग्रेस में इन लोगों ने तुरंत कह दिया कि हाँ हम लोग आपका समर्थन करेंगे, लेकिन एक शर्त इन्होंने भी रखी थी कि जब ये युद्ध खत्म होगा तो आप लोग स्वशासन भारत में लागू कर देंगे। स्वशासन की शर्त रखी और समर्थन किया कांग्रेस ने, ठीक है, स्वशासन की मांग रखी और समर्थन कर दिया। वही मुस्लिम लीग ने कहा कि आप तुर्की में जो खलीफा है, तुर्की में जो खलीफा है उनको आप कुछ भी नहीं करेंगे, उनको आप कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये दोनों शर्तें जो थी ब्रिटेन के लोगों ने, अंग्रेजों ने कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की ये दोनों शर्तें मान ली, और जो था भारत ने इनका समर्थन किया। जब बात आती है किसकी, खलीफा की बात, अगर मैं बात करूं खलीफा की जब बात आती है, तो खलीफा की अगर मैं आपको बात बताऊं तो खलीफा तुर्की में एक पद हुआ करता था। तुर्की में जो राजा था सुल्तान, तुर्की का जो राजा हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था, तुर्की के राजा को हम लोग उर्दू में सुल्तान कहते हैं, है ना, सुल्तान था, उसको खलीफा की उपाधि मिली थी, खलीफा की उपाधि मिली हुई थी। तो जब मुस्लिम लीग ने ये शर्त रखी थी कि आप तुर्की में, जो तुर्की है उस देश को कुछ नहीं करेंगे, ऑटोमन साम्राज्य को कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जब लड़ाई हुई तो ब्रिटेन ने ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मतलब इन सब देशों ने, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य, सबको नेस्तनाबूद कर दिया, दे बम बहुत मारा और सबको नेस्तनाबूद कर दिया। तो इसमें हाथ ब्रिटेन का भी था। तो मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, ब्रिटेन को खिलाफ हो गई, ठीक है। और वहीं जब युद्ध थमा तो इन लोगों ने स्वशासन की मांग को भी मतलब नजरअंदाज कर दिया, उसके लिए भी, और हम लोगों को क्या करना पड़ रहा था, आंदोलन करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि 1914 से लेकर 1918 के बीच में युद्ध हुआ। 1916 में भाई जो एनी बेसेंट थी उनको उन लोगों ने जेल में डाल दिया आंदोलन के चलते हुए। तो अब स्वशासन की जब मांग ही उन्होंने हटाई तो कांग्रेस भी खिलाफ और मुस्लिम लीग भी खिलाफ।
तो अब जब दोनों खिलाफ हो गए तो मुस्लिम लीग ने 1915 में एक अधिवेशन किया मद्रास में, ठीक है, अधिवेशन किया मद्रास में और घोषणा की कि सभी मुस्लिमों से घोषणा की आप सब लोग कांग्रेस को ज्वाइन करिए, कांग्रेस में जुड़िए और भारत की आजादी के लिए अब हम एक साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि भारत की आजादी है वो बहुत जरूरी है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको बताया कि खलीफा धार्मिक सर्वोच्च गुरु हुआ करते थे। तो फिर वही है कि जब वहां पर लोगों ने उस चीज को माना नहीं तो मुस्लिम लीग जो थी खिलाफ में आ गई अंग्रेजों के। तो बस यही इसकी एक छोटी सी कहानी है प्रथम विश्व युद्ध की। इससे ज्यादा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो अब अगर हम लोग बात करें, हम लोग पढ़ेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे होम रूल लीग। क्या पढ़ेंगे? होम रूल लीग पढ़ेंगे। होम रूल लीग की अगर हम बात करें तो होम रूल लीग जो है भारत में दो लोगों ने इसको चलाया था। होम रूल लीग को, होम रूल जो है उसको भारत में दो लोगों ने चलाया था। लेकिन उनकी चर्चा करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि होम रूल जो है क्या है, और इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, होम रूल लीग की अगर मैं बात करूं तो यह एक आयरिश शब्द है। क्या है? होम रूल लीग। होम रूल लीग, होम रूल लीग एक आयरिश शब्द है, मतलब आयरिश शब्द मीन्स आयरलैंड से आया हुआ एक शब्द है। आयरिश शब्द है, ठीक। इसका अगर मैं बात करूं प्रतिपादन, मतलब इन्वेंशन किसने किया था? प्रतिपादन। तो प्रतिपादन आयरलैंड के एक नेता हुआ करते जिनका नाम था रेडमंड। क्या था? रेडमंड, ठीक। आयरिश मूल का ये शब्द है और प्रतिपादन रेडमंड ने किया था, जो कि एक आयरलैंड के ही एक नेता हुआ करते थे। अगर अब मैं बात करूं होम रूल के जो मतलब है, होम रूल का मतलब है, उसका मतलब यह है खुद के द्वारा शासन करना, खुद के लोगों के द्वारा शासन करना, खुद के लोगों के द्वारा शासन करना ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन। भाई मैंने बताया होम रूल लीग जो है, होम रूल का मतलब ये होता है खुद के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा अपने ऊपर शासन करना। जैसे अगर मैं बात करूं, होम रूल लीग आज ऑस्ट्रेलिया में भी चलता है, कनाडा में भी चलता है, मतलब वहीं के लोग वहां पर शासन करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो रानी, जो महारानी है, वो आज भी लंदन में ही बैठती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये बात समझ में आ गई होगी। तो उसी चीज की मांग जो है भारत में भी की जा रही थी। तो भारत में जो मांग करने वाले थे वो मेन दो नेता थे। भारत में होम रूल की मांग करने वाले दो नेता थे। पहली थी एनी बेसेंट, मैंने आपको बताया है 1917 के अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरे हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक। इन दो लोगों ने होम रूल लीग की जो है भारत में मांग की थी। तो अब अगर हम लोग इसके बारे में आगे बताएं, तो
एक क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि होम रूल लीग आंदोलन, भाई समझिएगा थोड़ा सा, एक टिपिकल पॉइंट है यहां पर कि होम रूल लीग आंदोलन, और दूसरा है होम रूल लीग पर चर्चा। इन दोनों का आंसर अलग अलग होगा। होम रूल लीग आंदोलन की अगर हम बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन की सबसे पहले जो बात की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक। और अगर मैं आपको बताऊं होम रूल लीग पर सबसे पहले जो चर्चा की गई थी वो की थी एनी बेसेंट ने। और ये भी मैं आपको बता दूं एनी बेसेंट ने कॉमनवील, इनकी एक पत्रिका थी कॉमनवील, उसमें इन्होंने चर्चा की थी। कब की थी ये भी आप समझिए, 2 जनवरी 1914 को सबसे पहले इन्होंने कॉमनवेल्थ पत्रिका में जो है चर्चा की थी। तो अब अगर हम लोग इसके परिप्रेक्ष्य में आगे बात करें तो इसके परिप्रेक्ष्य में 2 आंदोलन निकल कर आते हैं। एक निकल कर आता है होम रूल लीग आंदोलन किसका, बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है, एक निकल कर आता है बाल गंगाधर तिलक का, और दूसरा जो आंदोलन है वो निकल के आता है एनी बेसेंट का। तो अब हम लोग जो है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते रहिएगा क्योंकि अब जो है सिलेबस कंप्लीट कराना है, क्योंकि एग्जाम की जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है पहले से ही, 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में। तो हम लोग जो है सीधे सीधे अब फटाफट फास्ट इसको करेंगे और मैनेज आप लोग करिएगा, ठीक है। तो पहला अगर होम रूल लीग की बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन किसका, पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले हम लोग करेंगे बाल गंगाधर तिलक के आंदोलन की बात करेंगे। बाल गंगाधर तिलक के आंदोलन की बात करेंगे। और जो दूसरा हम लोग अगर बात करेंगे तो दूसरा अगर मैं बताऊं तो एनी बेसेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पॉइंट्स दोनों के सेम है तो इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, तो अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैं बात करूं तो इनकी जो शुरुआत हुई थी, हम लोग शुरुआत की बात करेंगे, शुरुआत कब हुई थी। तो अगर हम लोग बात करें शुरुआत, तो शुरुआत हुई थी इनकी 1916 को। कब, 28 अप्रैल 1916 को सबसे पहले जो है बाल गंगाधर तिलक के जो होम रूल लीग आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात करूं इनके स्थान की तो स्थान था बेलगाम, ठीक है, बेलगाम। और अगर मैं बात करूं जो इनका वो था, क्या बोलते हैं, मुख्यालय है ना, जो इनका मुख्यालय था वो था पूना, और अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो थे इनके थे वो थे जोसेफ बपिस्टा। कौन थे, अध्यक्ष थे जोसेफ बपिस्टा। और अगर मैं बात करूं इनके अध्यक्ष जोसेफ बपिस्टा थे। और अगर मैं बात करूं इनके सचिव की अगर हम बात करें तो सचिव जो थे एनसी केलकर थे। कौन थे, सचिव थे एनसी केलकर,
सचिव थे NC केलकर। अगर मैं वही भाई, इनका उद्देश्य तो वही था, होम रूल लीग का जो उद्देश्य था वो एक ही था, वो उद्देश्य यही था कि खुद के लोगों के द्वारा खुद पर शासन करना। तो उद्देश्य लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो होम रूल लीग का मतलब है वही इसमें बात की जाएगी कि होम रूल लीग का मतलब क्या है, उद्देश्य भी वही होगा। तो अच्छा, इन्होंने इसमें इसका जो प्रचार प्रसार कैसे किया था, भाई बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रचार प्रसार कैसे किया था? तो प्रचार प्रसार, बाल गंगाधर तिलक की 2 पत्रिकाएं आती थी। मैं अगर बात करूं, यहीं पर लिख देते हैं, प्रचार प्रसार। प्रचार प्रसार कैसे किया था? तो प्रचार प्रसार की अगर मैं बात करूं तो इनकी 2 पत्रिकाएं आती थी। वो पत्रिकाएं थी, एक थी मराठा, ठीक, और दूसरी थी केसरी, ठीक। इन्होंने अपनी इन्हीं दोनों पत्रिकाओं के द्वारा क्या किया था, अपने होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। तो मराठा जो इनकी पत्रिका थी वो थी अंग्रेजी भाषा में, वो थी अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो थी वो थी मराठी भाषा में, ठीक है। केसरी जो इनकी पत्रिका थी, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की, वो थी मराठी भाषा में, और जो मराठा इनकी जो पत्रिका थी वो पत्रिका थी इनकी इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब अंग्रेजी भाषा में। अगर हम अब इसके आगे की बात करें तो इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें और कुछ भी खास नहीं है, बस तिलक के जो कार्य क्षेत्र है, तिलक का जो कार्य क्षेत्र है उसको, ठीक है, और एनी बेसेंट का जो कार्य क्षेत्र है उसको हम लोग जो है एक साथ बता देंगे आपको, ठीक है, आपको एक साथ बता देंगे, जिससे आप लोगों को पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यहां से फिर उस समय भारत ऐसा हुआ करता था, ठीक है, ऐसा था, इस तरीके से कुछ उस समय भारत हुआ करता था। तो अगर हम लोग तिलक के कार्य क्षेत्र की बात करें तो तिलक के कार्य क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा जो तिलक का कार्य क्षेत्र था ये पूरा महाराष्ट्र, ठीक, लेकिन महाराष्ट्र में ये जो जगह थी मुंबई है ना, बॉम्बे, ये नहीं थी उनके कार्य क्षेत्र में, ठीक, बॉम्बे वाली जगह नहीं थी उनके कार्य क्षेत्र में, लेकिन पूरा महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र के बाद अगर हम लोग बात करें तो बरार का क्षेत्र, ठीक, बरार के क्षेत्र की बात करें मध्य प्रांत, ठीक, मध्य प्रांत, बरार, और नीचे कौन सा है, कर्नाटक, ठीक, क्योंकि फिर यहां पर केरल है और इस तरीके से ये तमिलनाडु है, तो ये है कर्नाटक। इतनी जगह पर इन 4 जगहों पर तिलक का क्या था, कार्य क्षेत्र था। लेकिन तिलक के कार्य क्षेत्र में यह जरूर याद रखिएगा कि उनके कार्य क्षेत्र में बॉम्बे नहीं था, ये याद जरूर रखिएगा कि बॉम्बे उनके कार्य क्षेत्र में नहीं था, महाराष्ट्र था, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यही अगर हम लोग बात करें, ये अगर इनकी हम बात करें तो अगर हम इनके सदस्यों की बात करें, नंबर ऑफ इनके जो सदस्य थे, है ना, सदस्य मतलब मेंबर्स थे, मेंबर्स, सदस्य, और इनकी जो शाखाएं थी होम रूल लीग की, शाखाएं, होम रूल लीग की जो शाखाएं थी वो कितनी थी? अगर मैं इनकी शाखाओं की और सदस्यों की अगर मैं बात करूं तो शाखाएं थी इनकी 6, इनकी जो शाखाएं थी वो थी 6, ठीक है, इनकी शाखाएं 6 थी, और इनके जो सदस्य हुआ करते थे वो हुआ करते थे 32,000, जो इनके सदस्य थे वो हुआ करते थे 32,000। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि बाल गंगाधर तिलक का जो आंदोलन था होम रूल लीग का, उसकी शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल 1916 से, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इनके स्थान की, तो स्थान जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी बेलगाम से, और इनका जो मुख्यालय था वो था पूना, और
इनका जो अध्यक्ष थे वो थे जोसेफ बेपिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। प्रचार प्रसार किससे किया गया था? मराठा पत्रिका से और केसरी पत्रिका से। मराठा पत्रिका अंग्रेजी भाषा में थी, केसरी पत्रिका मराठी भाषा में थी। और सदस्य इसमें थे, मतलब बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन में थे 32,000 और इनमें शाखाएं थी 6। अब अगर इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट, ये अगर फर्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, तो एनी बेसेंट जो है वो सेकंड है। तो एनी बेसेंट ने 2 जनवरी शुरुआत इन्होंने कर दी थी आंदोलन की, वो कर दी थी 2 जनवरी 1914 से। ठीक है, शुरुआत के बाद अगर हम लोग बात करें स्थान की, ठीक है, अगर हम लोग स्थान की बात करें, स्थान के बाद बात करें किसकी? मुख्यालय की। मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें, मुख्यालय स्थान इनका जो था वो था अड्यार। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। स्थान इनका था अड्यार, अड्यार से इन्होंने शुरुआत की थी और मुख्यालय जो था इनका वो भी अड्यार ही था। ठीक है, इनका जो मुख्यालय था, हाँ, स्थान इनका अड्यार, अड्यार और मुख्यालय भी मद्रास के करीब था। मद्रास के अड्यार में ही था। ठीक है, ये अड्यार जो जगह है वो मद्रास में ही पड़ती है। अड्यार जो जगह है वो मद्रास में ही पड़ती है। अब अगर मैं इसके आगे आपसे बात करूं तो मुख्यालय के बाद अध्यक्ष, इनके जो अध्यक्ष थे वो हुए थे वो, हालांकि वो खुद थी एनी बेसेंट। जो इनके अध्यक्ष थे भाई वो एनी बेसेंट थी होम रूल लीग में, और सचिव थे इनके जॉर्ज अरुणडेल। ठीक है, जॉर्ज अरुणडेल। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो वो तो आपको बता ही दिया, अड्यार मद्रास में। ठीक है, और अगर मैं इनकी बात करूं अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष वो खुद थी, अध्यक्ष वो खुद थी। और अगर मैं बात करूं इसके बाद सचिव की, तो सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल, जॉर्ज अरुणडेल। अध्यक्ष खुद एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, और सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल, जॉर्ज अरुणडेल। ठीक है, और अगर मैं इनके आगे बात करूं, इनकी पत्रिकाएं थी, इन्होंने अपना प्रचार प्रसार कैसे किया था? इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था, इनकी 2 पत्रिकाएं थी, एक थी कॉमनवेल्थ उसके द्वारा, और दूसरी थी न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ये 2 पत्रिकाएं थी जिसके द्वारा प्रचार प्रसार किया गया था। अब अगर मैं इनके कार्य क्षेत्र की बात करूं, एनी बेसेंट के कार्य क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो एनी बेसेंट का जो कार्य क्षेत्र है वो ये सब है, संपूर्ण भारत है। लेकिन तिलक का जो क्षेत्र है वो छोड़कर, तिलक का जो क्षेत्र है वो छोड़कर संपूर्ण भारत जो है इनका कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। ठीक है, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर इनका ये सब कार्य क्षेत्र है। अब अगर हम इनके सदस्य की बात करें, शाखाओं, शाखाओं, शाखा 200 से अधिक थी इनकी। ठीक है, इनकी जो शाखाएं थी, शाखा थी 200 से अधिक थी, 200 से अधिक। और अगर हम इनके सदस्यों की बात करें, सदस्य की बात करें तो सदस्य इनके थे 27
1000। इनके अगर हम शाखा की बात करें तो इनकी जो शाखा थी वो 200 से अधिक थी, ठीक है, और इनके सदस्यों की बात करें तो वो थे 27,000। इनके क्वेश्चंस ये बन जाते हैं। तो हम लोगों ने होम रूल लीग आंदोलन के बारे में भी बात कर ली। अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो आगे बात करने से पहले हम आपको कुछ कथन जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए थे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं। बस होम रूल लीग आंदोलन में इतना ही है, इसके अलावा आपको अलग से पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है, कि आपसे बस क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि शुरुआत कब हुई थी बाल गंगाधर तिलक के उसकी, तो 28 अप्रैल 1916 को। एनी बेसेंट की हुई है 2 जनवरी 1914 को। और जो एनी बेसेंट का मुख्यालय है वो कहाँ हुआ करता था, उनके यहाँ कितने सदस्य थे, उनकी शाखाएं कितनी थी, उनका कार्य क्षेत्र क्या क्या था, ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आपसे बात कर ली जाएगी। अब हम लोग बाल गंगाधर तिलक के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उस समय का भारत इसी प्रकार से हुआ करता था, पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी हमारे अंडर ही था। तो किस तरीके से कहां पर कार्य क्षेत्र तिलक का था और कहां पर कार्य क्षेत्र एनी बेसेंट का था, उन सबको मैंने आपको एक मैप के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये चीज ठीक से समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बाल गंगाधर तिलक के कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, उनके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तिलक के कथन। तो बाल गंगाधर तिलक के एक 2 महत्वपूर्ण कथन यहां से निकल के आते हैं। पहला कथन वो कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये एक कथन दिया गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। और एक दूसरा कथन ये था कि जो भारत है वो अब जवान हो चुका है, भारत अब जवान हो चुका है और इसके जो पालनहार हैं, पालक हैं, वो उसका वाजिब हक दे दें, अन्यथा ये भारत आज का जो है वो लड़कर भी अपना हक जानना, मतलब लड़कर अपना हक लेना जानता है। तो इसके ये 2 स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक के। तो पहला स्टेटमेंट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है भारत उस बेटे की तरह है, भारत उस बेटे की तरह है, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, जो अब जवान हो चुका है और वक्त का तगाजा ये है, वक्त का तकाजा है और वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है कि उसके पालक, उसके पालनकर्ता उसका वाजिब हक उसे दे दें, उसका वाजिब हक उसे दे दें, अन्यथा
वह लड़कर भी लेना जानता है, अन्यथा वह लड़कर भी लेना जानता है। अन्यथा वह लड़कर भी लेना जानता है। तो ये दो स्टेटमेंट जो हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिए गए थे, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो होम रूल लीग आंदोलन ठप क्यों हो गया, मतलब खत्म क्यों हो गया, उसका कारण क्या था? तो एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सिरोल, समझिएगा आप कि एक व्यक्ति थे वैलेंटाइन सिरोल। ठीक, वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने एक ये कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं, तिलक अशांति के जनक हैं। तिलक अशांति, भारत की अशांति के जनक हैं। तिलक भारत की अशांति के जनक हैं, भारत की अशांति के जनक हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने ये स्टेटमेंट कहा था पब्लिकली आके कि तिलक भारत की अशांति के जनक हैं। तो तिलक को ये बात बहुत खराब लग गई थी, और तिलक वैलेंटाइन सिरोल के खिलाफ मुकदमा करने लंदन चले गए थे। और अब आप समझिए, जो व्यक्ति खुद नेता है होम रूल लीग आंदोलन का, अगर वही लंदन चला जाएगा, दूसरे देश चला जाएगा, किसी और समस्या में पड़ जाएगा, तो उसका आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा? तो उनका आंदोलन जो था ठप हो गया था। क्यों? क्योंकि वो वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर मुकदमा करने लंदन चले गए थे। इनके ऊपर मुकदमा करने लंदन चले गए। और अगर अब हम लोग बात करें कि एनी बेसेंट के साथ क्या हुआ था, तो एनी बेसेंट के ऊपर एक मुकदमा चला 1916 में, और वीपी सिंह एक व्यक्ति थे, जो वीपी वाडिया और एनी बेसेंट के ऊपर मुकदमा चला 1916 में, और उनको भी जेल हो गई। ठीक है, वीपी वाडिया एंड एनी बेसेंट, इन दोनों के ऊपर मुकदमा चला और इनको जेल हो गई। मुकदमा 1916 में चला और जेल हो गई। तो जब दोनों लोगों को जेल हो गई और इधर तिलक चले गए लंदन, तो सीधी सी बात है होम रूल लीग आंदोलन क्या हो गया, ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1920 में, फिर 1920 में महात्मा गांधी ने स्वराज सभा बनाई। क्या? स्वराज सभा। अब स्वराज सभा बनी कैसे थी ये समझिए कि स्वराज सभा जो थी वो दोनों होम रूल लीग आंदोलन थे, जो तिलक और एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन था वो उससे बनकर बना था स्वराज सभा। इसमें दो लोगों का गठबंधन था। क्या था? तिलक होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल आंदोलन प्लस एनी बेसेंट
होम रूल आंदोलन, इन दोनों के आंदोलन को मर्ज करके गांधी जी ने स्वराज सभा बना दिया था। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें और कुछ बचा नहीं है होम रूल लीग में, और आपका प्रथम विश्व युद्ध भी मैंने आज करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो और बहुत ज्यादा पसंद आ रही हो तो लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।